Hello everyone. So today we are going to discuss about the last topic of this chapter number 13, okay, in which we are going to discuss about some interactions, okay, interactions between the populations or interactions between some community, species, etc. or basically it would be safe to say the population, okay. अब ये interactions हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस के जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, जो स्पीशीज़ हैं जब वो आपस में क्या कर रही है, इंटरैक्ट कर रही हैं, तो उनको क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ठीक है। ये इंटरैक्शंस जो हैं कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप्स के, ठीक है। ये जो इंटरैक्शंस हम पढ़ेंगे दीज आर बेसिकली ऑफ 6 टाइप्स, ओके। The first one is the mutualism, okay. The first one is the mutualism in which both the species are benefited, दोनों को ही क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक है। Second one is the competition. Competition is जब दोनों ही species को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, okay. Predation is जब एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है, okay. Parasitism is again जब एक को फायदा और एक को नुकसान हो रहा है, ठीक है। कमेंसलिज्म इज जब एक को फायदा और दूसरा न्यूट्रल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और एमेंसलिज्म इज एक को नुकसान हो रहा है और एक इज न्यूट्रल। तो दीज आर बेसिकली व्हाट 6 टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस दैट अकर्स, म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, प्रीडेशन और क्या आ जाएगा, पैरासिटिज्म, ठीक है। अब हम इसको आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल देके समझाऊंगी, बाकी ये बेसिकली रीड करने वाली चीज़ है, इतना कुछ है नहीं, ओके। जब आप बेसिक कंसेप्ट समझ जाते हैं ना इसका कि होता क्या है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, जैसे प्रीडेशन दे रखा है, ठीक है, प्रीडेटर्स। अब प्रीडेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहली बात जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझती ही आएंगी, ओके। कि प्रीडेशन में अपन ने क्या देखा था कि एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, ठीक है। प्रिडिक्शन में पहले तो ये चीज देख ली, एक को फायदा एक को नुकसान, ओके। ये चीज आप अपने दिमाग में रखो। अब मैं बताती हूँ प्रीडेटर्स किसको बोलते हैं। प्रीडेटर्स आर बेसिकली दी एनिमल साइड से, ओके। प्रीडेटर्स बेसिकली क्या होता है, एनिमल्स होते हैं जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या है, जिंदा है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म या सब्सटेंस पे क्या है, जिंदा है, ओके। जैसे अगर अपन बात करें तो लायन या टाइगर इज अ प्रीडेटर ऑफ डियर, ठीक है। वो किस पे जिंदा है, डियर पे जिंदा है, वो उसका प्रीडेटर है। और डियर क्या हो जाएगा, प्रे, ठीक है। डियर जो है प्रे हो जाएगा, जो उसका खाना है, और प्रीडेटर क्या हो जाएगा, जो उसको खाएगा। फूड चेन देखी है ना, डियर क्या खाएगा, घास खाएगा, ओके। शेर क्या खाएगा, डियर को खाएगा। तो ऐसे जो फूड चेन चल रही है ना, तो बेसिकली लायन इज द प्रीडेटर ऑफ व्हाट, डियर, ठीक है। तो ये होता है प्रीडेशन का कंसेप्ट। अगेन यहाँ पे भी अगर अपन जब एग्जांपल देखेंगे तो एक तो ये क्या कर रहे हैं, फूड चेन को चला रहे हैं, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस, ये जो प्रीडेशन का प्रोसेस है वो क्या कर रहा है, फूड चेन को चला रहा है ऑब्वियसली। सॉरी, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि डियर जो है वो घास खा रहा है, लेकिन जो टाइगर है वो डियर को खा रहा है। तो फूड चेन भी तो यही होती है ना, एक से एक ऊपर लेवल पे चलती जाती है, ओके। तो ये क्या कर रहे हैं, एक तो एनर्जी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से या एक लेवल से दूसरे लेवल पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं कि हेल्प कर रहे हैं टू मेंटेन दी एनवायरमेंट, ओके, टू मेंटेन दी एनवायरमेंट। अच्छा, प्रीडेटर्स की जब अपन बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं या जो अपन टाइगर और डियर की बात कर रहे हैं, ठीक है, वही क्या होंगे, प्रीडेटर्स होंगे। लेकिन अगर कोई स्पैरो है, ठीक है, कोई चिड़िया है, वो क्या कर रही है, किसी सीड को खा रही है, उस पर फीड कर रही है, तो शी इज ऑल्सो नॉट लेस देन अ प्रीडेटर, ठीक है। बेसिकली जो भी किसी पे डिपेंडेंट है वो उसका क्या है, हम मान सकते हैं एक तरह से प्रीडेटर्स हैं, ठीक है। प्लांट्स भी जो हैं हर्बीवोरस होते हैं, जो एनिमल्स प्लांट्स को खा रहे हैं, वो भी क्या एक तरह के प्रीडेटर्स है, लेकिन वो प्लांट्स के हैं, ओके। तो प्रीडेटर्स भी क्या होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। अब हम इससे लेके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ओके।
सपोज यहाँ से लेते हैं कि when certain exotic species are introduced into a geographical area, they became invasive and start spreading fast because the invaded land does not have its natural predators. ठीक है, ये इकोसिस्टम या जो लैंड है या जहाँ पे भी जो बैलेंस है उसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. अगर टाइगर्स नहीं हुए तो डियर्स की कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी. तो बेसिकली जो प्रीडेटर्स है दे कीप अ चेक ऑन दी प्रे, उनकी पॉपुलेशंस को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है. ठीक है, जहां पे जो एग्जाम्पल दे रखा है कि सपोज यहाँ पे क्या हुआ था, एक बार एक एग्जाम्पल दे रखा है कि प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड इनटू ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920 caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of the rangeland. Okay, ये कैक्टस क्या हो गया था, बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया था. Finally, the invasive cactus was brought under control only after a cactus feeding predator, that is a moth, from its natural habitat was introduced into the country. ठीक है, तो अब आपको अब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है कि एक स्पीशीज जो है ओके उनका क्या हो गया, जब वहां पे कोई प्रीडेटर नहीं था तो वो ग्रो करती गई, लेकिन जब उसका प्रीडेटर को वहां पे इंट्रोड्यूस कराया गया तो क्या हुआ, उसका लेवल थोड़ा टॉलरेबल आया या एक लिमिट में आया. ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि सपोज एक प्रीडेटर है, अगेन अपन टाइगर और डियर पे आ जाते हैं, ये एग्जांपल्स आप खुद से पढ़ सकते हैं, है ना. तो सपोज जो टाइगर है यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, लेकिन जो डियर है उसको क्या हो रहा है, नुकसान. उसको तो मौत मिल रही है लेकिन टाइगर को क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है. तो प्रीडेटर या प्रीडेशन में क्या होता है, वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड लाइक द टाइगर एंड वन ऑर्गेनिज्म इज नॉट बेनिफिटेड, उसको नुकसान हो रहा है जो कि क्या हो जाएगा, डियर. ओके, तो दिस इज बेसिकली द प्रीडेशन. आपको पता हो तो प्रीडेशन का जो प्रिंसिपल है वो हमने पढ़ा था के फार्मिंग में भी यूज आता है. ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स के यूज को कम करने में भी. ठीक है, कि प्रेडेटर्स ऑर्गेनिज्म क्या किए जाते हैं, वहां पे इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं जो कि अपनी जो प्रे स्पीशीज है, जो स्पेसिफिक स्पीशीज है उसको क्या करते हैं, खा जाते हैं. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, हमको अननेसेसरीली जो यूजफुल माइक्रोब्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी मारने की जरूरत नहीं पड़ती और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का भी यूज नहीं करना पड़ता. ओके, तो these are basically the predation या principle of the predation. अच्छा, एक और चीज कि ये जो predation का principle है उसमें एक चीज है कि अगर prey extinct हुआ तो predator भी extinct होगा, co-extinctions. ओके, चैप्टर नंबर 15 में अपन ये चीज पढ़ते हैं कि अगर उसके खाने के लिए सामान ही नहीं है तो वो जिंदा कैसे रहेगा. तो प्रेडेशन में ये चीजें भी प्रॉब्लम होती हैं. ओके, और कभी कभी क्या होता है कि प्रीडेटर इतना ज्यादा खा रहा होता है कि वो अपने प्रे को एक्सटिंक्ट कर देता है और फिर खुद भी एक्सटिंक्ट हो जाता है क्योंकि खाना ही नहीं है तो वो बचेगा कैसे. ठीक है, वन मोर थिंग इज दैट के जो प्रीडेशन से बचने के लिए क्या होता है कि कुछ तरीके अपनाने लगते हैं. ठीक है, कुछ तरीके अपनाने लगे हैं प्लांट्स और एनिमल्स. ठीक है, अब इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जो फ्रॉग्स और कुछ इंसेक्ट्स की स्पीशीज है वो क्या होता है, कैमोफ्लेज करने लग जाते हैं, हाइड करने लग जाते हैं खुद को एनवायरनमेंट के कलर के साथ खुद को मैच करके. ठीक है, एक और एग्जाम्पल है दैट इज द मोनार्क बटरफ्लाई. ठीक है, विच इज वेरी डिस्टेस्टफुल टू द देयर प्रीडेटर्स. ठीक है, और इसलिए क्या होता है उसको कोई खाता नहीं है क्योंकि कड़वी होती है. ठीक है, तो ये क्या होती हैं कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म. अगर आपको पता हो तो जो प्लांट्स पे फीडिंग होते हैं, ठीक है, ये कैनाबिस और ये जो ड्रग्स सिक्रीट करते हैं प्लांट्स या बनाते हैं, ठीक है, ये भी क्या होता है, इनका टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है प्रीडेटर्स से बचने का. ओके, सो दिस इज बेसिकली द प्रीडेशन. बाकी जो भी हैं एग्जाम्पल्स वो आप रीड कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड इज दी कॉम्पिटिशन. ओके, कंपटीशन में क्या था, दोनों को ही क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था. दोनों ही स्पीशीज को क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था. ठीक है, कंपटीशन इज दोनों को नुकसान. ठीक है, अब कंपटीशन में अगर अपन देखें तो क्या एग्जांपल्स आ जाएंगे.
कंपटीशन बेसिकली अगर अपन बात करें तो किन स्पीशीज के बीच में होगा, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है उनके बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। किस चीज के लिए, फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेस के लिए, ठीक है। अगर मुझे भी भूख लगी है, मेरे भाई को भी भूख लगी है, लेकिन खाने को 2 रोटी है, तो हम ऑब्वियसली compete करेंगे, राइट, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है और क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, तो उनका खाने का कहीं ना कहीं रिसोर्सेज या जरिया क्या होगा, एक ही होगा, तो उनके बीच क्या होता है, ऐसे कंपटीशन होता है, ठीक है। और कंपटीशन, पहली बात तो ये पहले कहा गया था कि कंपटीशन जो होता है वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में होता है, लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जनरली जो कंपटीशन ऐसा नहीं है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में ही हो। आप इसमें एक एग्जांपल देख सकते हैं कि साउथ अमेरिकन लेक्स विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड द रेजिडेंट फिशेस compete फॉर देयर कॉमन फूड, दैट इज द जूप्लैंक्टन इन दी लेक। कहाँ फिशेस, कहाँ फ्लेमिंगो, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, compete करते हैं फॉर देयर कॉमन फूड, दैट इज दी जूप्लैंक्टन, ओके। और सेकेंडली बात यह है कि रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी लिमिटेड फॉर द कंपटीशन टू अकर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हो तभी कंपटीशन हो, ठीक है। अब इन इंटरफेरेंस कंपटीशन द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज, ओके। अब ये यहाँ कह रहा है, पहली बात तो इसने कही कि जरूरी नहीं है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में ही क्या हो, कंपटीशन हो, ठीक है। एक तरफ फ्लैमिंगो, एक तरफ फिशेस है, कंपीट तो वो एक ही चीज के लिए कर रहे हैं, अपने फूड के लिए, दैट इज द जूप्लैंक्टन। नेक्स्ट थिंग इज दैट के जो कंपटीशन है उसके लिए रिसोर्सेज भी लिमिटेड हो, ऐसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर वो 2 रोटी पड़ी है, ठीक है, तो अगर मेरे पास 10 भी रोटी पड़ी होती, लेकिन अगर मेरे भाई की डाइट 10 रोटी की है या समझ लो 9 रोटी की है, ठीक है, लेकिन मुझे लिविंग के लिए एटलीस्ट 3 रोटी चाहिए, सपोज मेरी नीड 3 रोटी की है, लेकिन अगर मेरे भाई की जो कैपेसिटी है खाने की वो 9 रोटीज की है, ओके, तो मैं तो दब गई ना, उसने तो फटाफट से 9 रोटियां खा ली, मेरे पास तो अब एक ही बची, समझ रहे हो। रिसोर्सेज हमारे पास अच्छे खासे थे कि 4 वो 4 में या 3 5 वो 5 में खा सकते थे आराम से, लेकिन उसकी एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा थी वो खाना खाने की, तो मैं पीछे रह गई, ठीक है, मैं क्या रह गई, पीछे रह गई। तो ये बताना चाह रहा है कि जो जरूरी नहीं है कि कंपटीशन के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज हो, अगर फीडिंग एफिशिएंसी एक स्पीशीज की ज्यादा है दूसरे से, तो भी क्या हो जाएगा कि कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है, उनके लिए दूसरी स्पीशीज को क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, ओके। देयरफॉर कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस in which fitness of one species, competition is best defined as a process in which fitness of one species is significantly lower in the presence of the another species, ठीक है। अब रिलेटिवली जब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए तो यही चीज पाई गई कि भाई एक स्पीशीज जो होगी वो हमेशा क्या होती है, दूसरी स्पीशीज से ज्यादा सुपीरियर होती है, ठीक है। नाउ एक एग्जाम्पल दे रखा है कि द एबिंगडन टॉर्टॉइज इन गैलापागोस आइलैंड बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड आफ्टर द गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द आइलैंड, ओके, apparently due to the greater browsing efficiency of the goats, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई जो रिसोर्सेज है इवन वो ज्यादा ही थे, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी स्पीशीज को क्या कर दिया जाए, वहां पे इंट्रोड्यूस करा दिया जाए जो कि जिनकी प्रिडेशन एफिशिएंसी या जिनकी जो फीडिंग एफिशिएंसी है वो ज्यादा है, ओके, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे टॉर्टॉइज भी प्रेजेंट थे आइलैंड पे, ठीक है, लेकिन जैसे ही वहां पे क्या हुई, गोट्स इंट्रोड्यूस हुई, ओके, तो उन्होंने क्या किया, वहां की सारी मैं कहूँ जो उनका खाना था उसको क्या कर लिया, खा लिया, ठीक है, क्योंकि उनकी फीडिंग एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी थी। इस वजह से वहां पे जो टॉर्टॉइज थे वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि उनको सफिशिएंट खाना नहीं मिल पाया। ये कॉमन फूड शेयर कर रहे थे, ठीक है, गोट ने सारा खाना खा लिया, इस वजह से टॉर्टॉइज को कुछ खाना नहीं मिला, तो ये क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है, लेकिन खाना तो वहां पे बराबर था, लेकिन गोट्स की जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी थी वो क्या थी, ज्यादा थी, तो इसलिए टॉर्टॉइज भूख से मर गया, ओके।
अब इसमें एक और टर्म समझने का है, दैट इज दी कॉम्पिटिटिव रिलीज, ठीक है, कॉम्पिटिटिव अब ये क्या समझाना चाह रहा है इसमें कि एक्सपेरिमेंट से या ऐसे पता चला कि भाई जो स्पीशीज है, ठीक है, जिसका क्या है एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अनदर सुपीरियर स्पीशीज, ठीक है, जैसे ही उस सुपीरियर स्पीशीज को क्या किया गया, हटाया गया, ठीक है, वैसे ही क्या हुआ कि जो स्पीशीज एक स्पेसिफिक एरिया में कन्फाइंड थी, उनका ज्योग्राफिकल एरिया भी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, बिकॉज जो कंपीटिंग स्पीशीज थी उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। अगेन एक और एक्सपेरिमेंट है, दैट इज दी कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया कि द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, the larger and competitively superior barnacle balanus dominates the intertidal area and excludes the smaller barnacle cathemilus from that zone. वो बस एक नॉर्मल चीज बताई गई है कि भाई जो रॉकी एरिया है स्कॉटलैंड का, वहां पे जो बैलेनस की जो स्पीशीज है, एक डोमिनेंट स्पीशीज और एक क्या है इंफीरियर स्पीशीज है, ठीक है। डोमिनेंट वाले में क्या किया कि वहां पे लार्जर स्पीशीज है, वो सुपीरियर स्पीशीज है, तो उसने क्या कर दिया, उस एरिया से जो इंफीरियर स्पीशीज थी उसको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। अब जो थर्ड चीज है इसी में, दैट इज द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। इट स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually. Gauss experiments ने क्या कहा कि भाई जो कंपटीशन है या जो कंपटीटर जो स्पीशीज है, ठीक है, जो कि क्या कर रही है, सेम रिसोर्स के लिए compete कर रही है, वो इनडेफिनेटली या लंबे टाइम तक मैं कहूँ या हमेशा के लिए साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जो इंफीरियर स्पीशीज है वो इवेंचुअली एलिमिनेट हो ही जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर बात आई कि भाई ये चीज तो तभी सच होगी जब रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड है। अगर बहुत सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट हो तो ये एलिमिनेट नहीं होगी। उल्टा इसका एक और मैकेनिज्म भी निकाला गया, दैट इज द रिसोर्स पार्शनिंग, ठीक है। अब ये रिसोर्स पार्शनिंग में कह रहा है कि इफ टू स्पीशीज कंपीट फॉर द सेम रिसोर्सेज, ठीक है, they could avoid competition by choosing for instance different times खाना वगैरह खाने का, ठीक है, फॉरेजिंग के डिफरेंट टाइम्स, फीडिंग पैटर्न्स बदल सकते हैं, फॉरेजिंग क्या हो सकता है, पैटर्न्स बदल सकते हैं, ठीक है। मैक ऑथर ने क्या किया था, ऐसा ही एक एग्जांपल लिया कि भाई एक ट्री था, ठीक है, जिसपे क्या रह रही थी, 5 क्लोजली रिलेटिव स्पीशीज रह रही थी, ठीक है, ऑफ वार्बलर्स, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, को एग्जिस्ट किया फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, बाय जस्ट मेकिंग द बिहेवियरल चेंजेस या फीडिंग पैटर्न में चेंजेस लाके, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द कॉम्पिटिशन। थर्ड वन इज द पैरासिटिज्म, ओके। पैरासिटिज्म में मैंने आपको बता दिया कि भाई जो पैरासाइट है वो किस पे लिव करता है, ऑन दी होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और पैरासिटिज्म में भी क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक को फायदा मिलेगा एक को नुकसान होगा। जो पैरासाइट है ऑब्वियसली उसको फायदा मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये देखो पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को फायदा एक को नुकसान। तो अब जैसे पैरासाइट है तो पैरासाइट को तो क्या हो रहा है, फायदा मिल रहा है होस्ट पे लिव करके, ठीक है। लेकिन सिमिलरली जो होस्ट है अगर अपन देखें तो होस्ट को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। पैरासाइट्स जनरली क्या करते हैं, ठीक है, जनरली तो फायदेमंद नहीं होते, लेकिन जनरली वो क्या करते हैं कि जो होस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, और उनका जो नॉर्मल प्रोसेसेस है उसमें क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। अब पैरासाइट्स की अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो एक बहुत कॉमन पैरासाइट्स है लीश, ओके, जो ह्यूमंस में होती है, या टिक्स जो डॉग्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, पैरासाइट्स होते हैं, उनकी खुद की लाइफ थोड़ी है, वो क्या कर रहे हैं, ह्यूमंस के ऊपर और डॉग्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, उनका खून पी पी के, ओके। सो दिस इज बेसिकली दी पैरासिटिज्म, ओके। लेकिन पैरासिटिज्म में एक खराब बात क्या है कि ये जो होस्ट और जो मैं कहूंगी जो होस्ट और जो पैरासाइट है वो क्या करते हैं, को इवॉल्व करते हैं,
वो क्या करते हैं, को इवॉल्व करते हैं। मतलब जैसे जैसे जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो अपने अंदर रेजिस्टेंट लाएगा या कुछ चेंजेस लाएगा कि पैरासाइट उसको नहीं अफेक्ट कर सके, वैसे वैसे ही पैरासाइट भी अपने ऊपर क्या लाएगा, अपने अंदर चेंजेस लाएगा ताकि वो उस होस्ट ऑर्गेनिज्म पे अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर सके। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मुझे जीना है तो मुझे तो होस्ट पे बैठना ही पड़ेगा। मैं पैरासाइट हूं तो मुझे तो उस होस्ट पे बैठना ही पड़ेगा जीने के लिए, मेरी लाइफ साइकिल ही उसी पे चल रही है। ठीक है, मैं मरूंगी थोड़ी। तो इसलिए जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता जा रहा है, होस्ट ऑर्गेनिज्म इसके लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स तैयार कर रहा है, वैसे ही जो पैरासाइट्स हैं वो क्या करते हैं, उनको काउंटरएक्ट करने के लिए मैकेनिज्म्स प्रिपेयर करते जाते हैं ताकि वो क्या कर सके, इन पे जी सके। ठीक है, ऐसे ही कुछ अडेप्टेशंस आर दी लॉस ऑफ, ये पैरासाइट के हैं ना, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं, या मैं कहूँ सक्कर्स, सॉरी नॉट टेंटेकल्स, प्रेजेंस ऑफ द सक्कर्स, ताकि वो क्या करे, अच्छे तरह से खून पी सके और वहां पे चिपके रहें। ठीक है, ये कुछ अडेप्टेशंस हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक क्या हो जाएगा, हाई रिप्रोडक्टिविटी। ठीक है, हाई रिप्रोडक्टिविटी। तो ये सब क्या है, इनके अडेप्टेशंस थे पैरासाइट्स के, ताकि वो क्या करे, होस्ट पे जी सके लंबे टाइम के लिए। ओके, अब अगेन इसमें सेम एग्जांपल दे रखे हैं कि जैसे मलेरियल पैरासाइट है, लिवर फ्लूक होता है, उनको बेसिकली जो अपना लाइफ साइकिल पूरा करना होता है, उनको कितने होस्ट की जरूरत होती है, 2। अगर अपन मॉस्किटो वेक्टर की बात करें तो वो मॉस्किटो पैरासाइट नहीं है, है ना। पैरासाइट तो उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडियम का, उसको कहते हैं। ठीक है, उसको क्या चाहिए होता है, बेसिकली 2 होस्ट चाहिए होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। ठीक है, और ये जो पैरासाइट्स होते हैं, ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसको वल्नरेबल भी बना देते हैं, वीक भी बना देते हैं बाय टेकिंग अप ऑल दी न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब इसमें अगेन एक चीज दे रखी है, दैट इज द ब्रूड पैरासिटिज्म। ओके, दैट इज फाउंड इन द कुकू बर्ड और द कोयल एंड द क्रोस। ठीक है, जो कोयल होती है, ठीक है, वो क्या करती है, अपने अंडे जो होती है वो दूसरी बर्ड्स के नेस्ट में क्या देती है, दे के चली जाती है। ठीक है, और वो जो एग्स होते हैं उन्होंने भी ऐसा अडेप्ट कर लिया है कि वो जो अंडे हैं, वो जो कोयल के एग्स हैं, वो जो जिसके नेस्ट में कोयल ने अंडे दिए हैं, ठीक है, उसी के एग्स के जैसे दिखने लगते हैं। ठीक है, तो वो बर्ड क्या करेगी, दूसरी बर्ड उसको बराबर इंक्यूबेट करती रहेगी उस पर बैठ के। ठीक है, उसकी केयर करेगी, और एंड में जब ये क्या होता है, हैच होता है एग, ठीक है, तो वो क्या करता है, उन्हीं को डैमेज कर देती है, उन एग को, जो ओरिजिनल बर्ड्स के जो एग थे उन्हीं को क्या कर देती है, नुकसान पहुंचा देती है, और उन्हीं को क्या कर देती है, मार देती है। ठीक है, दिस इज बेसिकली द ब्रूड पैरासिटिज्म। इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं नेट पे। ओके, वही भलाई का जमाना नहीं है, कहीं भी स्पीशीज में नहीं है। ठीक है, इंसानों में तो नहीं है और कहीं भी नहीं है। ठीक है, एंड ऑल्सो देर आर टाइप्स ऑफ पैरासाइट, दैट इज द एक्टोपैरासाइट्स एंड द एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं, जो बाहर सरफेस पे लोकेटेड होते हैं, जैसे टिक्स और लीश। ठीक है, और एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे लिवर, किडनी, लंग्स, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये सब में। ओके, now this is basically the parasitism. The fourth one is the commensalism. Commensalism में क्या हो रहा था, एक को फायदा, दूसरा न्यूट्रल। ठीक है, एक को फायदा, दूसरा न्यूट्रल। अब एक को फायदा, दूसरा न्यूट्रल कैसे,
अब इसमें तो डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझेंगे कि जो ऑर्किड्स होते हैं, ठीक है, ऑर्किड्स क्या करते हैं कि मैंगो ट्री की ब्रांच पे ग्रो करते हैं, ठीक है। सपोज ये एक मैंगो ब्रांच है, ठीक है, मैंगो ट्री की ब्रांच है सपोज, तो ये ऑर्किड्स क्या कर रहे हैं, इस पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, इस पे ग्रो कर रहे हैं। ओके, अब ऑर्किड्स को तो क्या मिल रहा है, इस ट्री से, इस मैंगो ट्री से क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। इस ट्री से क्या मिला, ऑर्किड्स के प्लांट को तो सपोर्ट मिला, ठीक है। एपीफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। वो उनसे खाना वाना कुछ नहीं लेते, उनको हार्म भी नहीं पहुंचाते, लेकिन उनसे क्या लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। तो एक कॉमेंसलिज्म का क्या एग्जांपल हो जाएगा, ऑर्किड्स ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ट्री, क्योंकि ऑर्किड्स को तो इसमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, क्योंकि उसको क्या मिला, सपोर्ट मिला, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें मैंगो ट्री की, तो क्या उसको कोई फायदा मिला, नहीं। लेकिन ये प्लांट इसके कोई न्यूट्रिएंट्स या फूड भी तो नहीं ले रहा ना, तो इसको कोई नुकसान हुआ नहीं। तो ऐसी स्पीशीज, कॉमेंसलिज्म क्या होता है कि एक स्पीशीज को हुआ फायदा और दूसरा क्या है, जीरो पे है, न्यूट्रल पे है, ना उसको फायदा ना उसको नुकसान, ठीक है, जो करना है करो। अगेन यहाँ पे भी एक एग्जांपल है कि एक कैटल एग्रेट जो बोलते हैं, ठीक है, वो आपने देखा होगा कि जो गाय भैंसे होती है, ठीक है, उस पे क्या होती है कि कुछ तरह की बर्ड्स बैठती हैं। ओके, सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हैं कि जो काउस या भैंस वगैरह, ये जो भी बफेलो वगैरह होती है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होते हैं, कुछ बर्ड्स बैठी होती है, ठीक है। तो उनको क्या होता है, इस चीज से फायदा होता है कि जब कैटल जो है, ठीक है, वो क्या कर रही होती है, जब अपना खाना खा रही होती है, ठीक है, तो तब क्या होता है कि वो जब अपना घास चर रही होती है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, ठीक है, तो उनको, काउज या कैटल को तो इन बर्ड्स से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन कैटल्स को क्या फायदा होता है कि जब ये घास चर रही होती है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स हैं, जो घास के अंदर वाले इंसेक्ट्स हैं, वो क्या आ जाते हैं, ऊपर आते जाते हैं, ठीक है, घास के वो खाती जाती है, ठीक है। इस वजह से क्या आता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट, वो क्या होते हैं, ऊपर ऊपर उनको दिखते जाते हैं, ऊपर आते जाते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि ये बर्ड्स को मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली ये क्या होते हैं, इंसेक्ट्स दिखते जाते हैं, ऊपर आते जाते हैं। ओके, तो इससे काऊ को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है, ये उन पे कोई प्रिडेशन या थोड़ी कुछ कर रही है, वो तो नॉर्मल चल रही है अपने काऊ तो या कैटल तो, ठीक है। लेकिन ये जो बर्ड है, इसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है कि इसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। ओके, सो दिस इज बेसिकली दी कमेंसलिज्म। अगर अब अपन बात करते, एक और एग्जांपल इसमें दे रखा है क्लाउन फिश का और सी एनीमोन का, ठीक है, तो उसमें भी सेम होता है कि भाई जो फिश है, ओके, वो सी एनीमोन के ऊपर क्या होती है, बैठ जाती है, और जो प्रीडेटर्स हैं उसके, ओके, वो क्या करते हैं, सी एनीमोन के टेंटिकल से क्या होते हैं, डर जाते हैं, ठीक। लेकिन क्लाउन फिश को इससे कोई फायदा नहीं होता, फिश तो बच जाती है प्रीडेटर्स से, ठीक है, लेकिन सी एनीमोन को उससे कोई फायदा नहीं होता। ओके, नाउ द लास्ट वन इज द म्यूचुअलिज्म। ओके, द लास्ट वन इज द म्यूचुअलिज्म, जिसमें क्या हो रहा है, दोनों ही स्पीशीज को फायदा होता है, जिसमें क्या होता है, दोनों ही स्पीशीज को फायदा होता है, ठीक है। अब अगर अपन इसमें एग्जांपल देखें तो माइकोराइजा का अपन एक एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो माइकोराइजा होता है, ठीक है, आर एसोसिएशंस बिटवीन द फंगाई एंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, ठीक है, बिटवीन द फंगाई एंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। अब ये माइकोराइजा क्या करते हैं कि भाई ये हेल्प करते हैं प्लांट को न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। द फंजाई हेल्प्स द प्लांट्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, while the plant in turn provides fungi with energy yielding carbohydrates, ठीक है, वो उसको क्या दे रहा है, एब्जॉर्ब करके दे रहा है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और वापस प्लांट्स उसको क्या दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स दे रहा है। अगेन एक और चीज की अगर अपन बात करें तो पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स को क्या, नेक्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वही जो एनिमल्स हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, पॉलिनेट कर रहे हैं। तो ये भी को इवोल्यूशन टाइप होता है कि दोनों साथ साथ में इवॉल्व करेंगे, अगर दोनों में से एक भी गया तो काम खत्म, ठीक है। लेकिन ये म्यूचुअलिज्म का जो इंटरैक्शन है उसमें क्या होता है, दोनों को ही फायदा मिलता है। ओके, अगेन यहाँ पे एक लास्ट एग्जांपल हम देखने वाले हैं,
दैट इज दी ऑर्किड, ठीक है, मेडिटेरेनियन जो ऑर्किड होता है, ठीक है, ये क्या करते हैं कि एक एडेप्टेशन करा हुआ है इन्होंने कि ये जो ऑर्किड के प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि फीमेल बी की तरह दिखते हैं, ठीक है, सो दे अट्रैक्ट दी मेल बीज टुवर्ड देम, ओके। तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे ही मेल बी उस पे जाके बैठेगा उसका तो पॉलिनेशन हो जाएगा प्लांट का, ठीक है, और जो बी है, ठीक है, वो भी क्या करता है, सूडो कॉपुलेशन होता है, क्योंकि वो फीमेल बी है थोड़ी, वो तो एक प्लांट है जिसने अपने आप को ऐसे बना लिया कि वो फीमेल बी की तरह दिखे। तो ये म्यूचुअलिज्म है भी और नहीं भी है कि दोनों को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है, प्लांट को तो डेफिनेटली हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो बी है उसको एज सच बेनिफिट तो नहीं हो रहा, बट एनीवे दिस इज इन्वॉल्व इन द म्यूचुअलिज्म प्रोसेस। सो दिस इज बेसिकली द टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन द पॉपुलेशंस, and again the question answers are, you know, very easy and very direct. So we will this basically ends our this chapter. Okay, thank you.